हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार कास्ट सर्वे के बारे में। बोल देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लगाई गई थी कि बिहार कास्ट सर्वे को रोक दिया जाए, क्योंकि बिहार कास्ट सर्वे अब अपने अंतिम चरण में है। डेटा पब्लिश होने वाले हैं और इसी बीच यहाँ पर कुछ पार्टीज़ ने प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और वहाँ पर पिटीशन लगाया कि इसे रोक लगा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। जानेंगे एक एक पॉइंट को, क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या जरिए हुई सुप्रीम कोर्ट में, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको प्रॉपर तरीके से दिखाया भी अपने प्लेटफॉर्म में कि कास्ट बेस्ड हेड काउंट बिगिंस इन बिहार, तेजस्वी टर्म सिटी हिस्टोरिक स्टेप। तो ये बेसिकली जो वहाँ पे कास्ट सर्वे है वो स्टार्ट हुआ था जनवरी 21 में, 21 जनवरी 2023 को शुरू किया गया और इसके बारे में प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन लगाया गया कि बिहार का सर्वे के डाटा को पब्लिक ना किया जाए, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको करने से मना कर दिया। यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि योर कास्ट इज नोन टू योर नेबर्स। तो यहाँ पर जिन लोगों का कहना ये है कि जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन करता है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहना ये है कि जब आपकी कास्ट बाई डिफॉल्ट हर किसी को पता होती है तो उसका उल्लंघन, प्राइवेसी का उल्लंघन होने कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी आमतौर पर सभी लोग अपनी कास्ट अपने नाम के साथ लिखते ही हैं, ऑलमोस्ट हर एक डॉक्यूमेंट में देखा जा सकता है। एनीवे, यहाँ बहुत सारे चीज़ें डिस्कस हुई, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। इवन यहाँ पर भी पेपर ने दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट रेफ्यूजेस टू स्टे बिहार कास्ट सर्वे पब्लिकेशन। तो ये डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी लंबा डिस्कशन जाएगा, थोड़ी सी ध्यान सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें एक एक करके सब कुछ समझ में आ जाए। तो पहली बात तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे पूछी गई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, बिहार में कास्ट सर्वे का डाटा पब्लिक किया जाए, उसकी जो फाइंडिंग है उसको पब्लिक किया जाए, इसमें ऐसा उन्हें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। और उन्होंने कहा कि हम उसमें तभी कोई स्टेप लेंगे जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन होगा। अब देखिए, यहाँ पर पिटीशनर ने कौन कौन से मुद्दे रखे, इनको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें क्या कहा गया उसको भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए, इसमें लिखा है बहुत सारे पिटीशंस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ले जाई गई और ये पिटीशन किसके खिलाफ में है। बेसिकली पटना हाई कोर्ट ने बेसिकली 1 अगस्त को जजमेंट दिया था, जिसमें गवर्नमेंट को ये जो कास्ट सर्वे है इसको करने के लिए अलाउ कर दिया था। इसके खिलाफ में यहाँ पर पिटीशंस फाइल की हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल के लिए उसमें स्टे लगाने से मना कर दिया। जहाँ तक की बात करें कास्ट सर्वे की, तो कास्ट सर्वे के लिए जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उनका कहना ये है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और देखा जाए तो इस बैकवर्ड कम्युनिटी को सोशल जस्टिस दिलाने के लिए ये कास्ट सर्वे एक मील का पत्थर साबित होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उनका कहना यह है कास्ट सर्वे होना ही चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहेगी। लिखा गया, वी आर नॉट गोइंग टू स्टे एनीथिंग अनलेस देयर इज ए प्राइम फेसी केस टू शो सम वायलेशन। तो सुप्रीम कोर्ट कहना यह है कि जब तक यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, कोई फंडामेंटल राइट, कोई बड़े राइट, आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, तब तक हम यहाँ पर कोई इसमें स्टे ऐसे ही लगा देंगे। अब एक्सरसाइज की यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो चुकी है और जजमेंट की बात करें, हाई कोर्ट का जजमेंट भी इस कास्ट सर्वे के फेवर में है, जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था। अब इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि चूंकि सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे स्टे लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा है। और ये कहा है जस्टिसेस की बेंच है, संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने प्रॉपर तरीके से रिमार्क दिए और यह कहना ये भी है प्रॉपर तरीके से कि हम पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले, 1 अगस्त को जो फैसला दिया गया है उसके खिलाफ में फैसला नहीं देंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ डिस्कस हुई। डिस्कशन में सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन किया सीनियर काउंसिल हैं अपराजिता सिंह। तो इनका ये मतलब ये बेसिकली पिटीशनर की तरफ से उन्होंने बेसिकली इस केस की पैरवी की। इनका कहना ये है कि बेसिकली ये कास्ट सर्वे क्यों पब्लिक नहीं किया जाए, इसके लिए प्रॉपर तरीके से उन्होंने बताया। क्या लिखा है इन्होंने, ये कहती हैं कि ऑल द डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड, वी आर रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू स्टॉप द पब्लिकेशन ऑफ सर्वे। सब कुछ ऑलरेडी अपलोड किया चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस सर्वे के पब्लिकेशन पर रोक लगा दिया जाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, नाउ अब ये कह रहे हैं ऐसा कि भाई इस सर्वे में बेसिकली यहाँ पर स्टे लगा दिया जाए, सर्वे नहीं बल्कि पब्लिकेशन में स्टे लगा दिया जाए। तो यहाँ पर बेंच ने कहा कि भाई ठीक है, आप पहले आर्गूमेंट दीजिए अपना कि क्यों लगाया जाए। अब देखिए, यहाँ पर इनके आर्गूमेंट, इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आर्गूमेंट दीजिए, तो यहाँ पर फिर आर्गूमेंट दिए गए।
तो आर्गुमेंट हम डिस्कस करेंगे। और लेकिन इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट की यदि हम बात करें, चूँकि वहाँ पे महागठबंधन की सरकार है, ग्रैंड अलायंस है, जनता दल यूनाइटेड का, राष्ट्रीय जनता दल का और कांग्रेस का। इनके सीनियर काउंसिलर का नाम है श्याम दीवान। इन्होंने बेसिकली इस प्लिया का अपोज किया और जो प्ली है उसके खिलाफ में बोला कि भाई ये जो रिजल्ट्स हैं ये क्यूमुलेटिव दिए जाएंगे, मतलब कोई पर्सनल डिटेल्स जो हैं पब्लिक नहीं किए जाएंगे। मतलब जो भी सर्वे हम लोग करा रहे हैं इसमें ऐसा नहीं किसी एक इंडिविजुअल का डाटा पब्लिक किया जाएगा कि भाई ये इस जाति का बिलोंग करता है, ऐसा। हम लोग एक कलेक्टिव डेटा ले रहे हैं। कलेक्टिव का मतलब ये है कि जैसे पूरे बिहार में ओबीसी की आबादी कितनी है या ओबीसी में किस कास्ट की कितनी आबादी है, इसके थ्रू हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि अलग अलग सोशल स्ट्राटा जो हैं उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, उनकी क्या आबादी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी का यहाँ पे हनन नहीं होता है। नाउ सीनियर एडवोकेट हैं CS वैद्यनाथ, जिन्होंने बेसिकली आर्गुमेंट स्टार्ट किया ऑन द बिहाफ ऑफ NGO। एक NGO है, इसका नाम है यूथ फॉर इक्वलिटी। देखिए ऐसे NGO बना रखे हैं यूथ फॉर इक्वलिटी, जो कि इनइक्वलिटी की बात करता है। कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने का ही काम करता है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पिछड़े हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देकर हम उन्हें मेन स्ट्रीम में ला सकें। लेकिन ऐसे NGO बनाकर ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी को कंफ्यूज करते हैं। तो एक NGO है जिसका नाम है यूथ फॉर इक्वलिटी, जिन्होंने बिहार गवर्नमेंट के सर्वे के लिए बोला कि ये बेसिकली ब्रीच है सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच वर्डिक्ट का, जो कि पुट्टास्वामी केस का मामला था। तो इनका कहना यह है कि पुट्टास्वामी केस जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने जिसे फैसला दिया था, ये जो सर्वे हो रहा है उसके खिलाफ में है। नाउ क्यों खिलाफ में है, कैसे खिलाफ में है, जरा इसको जान लीजिए। तो पुट्टास्वामी केस में क्या हुआ, इसमें यह हुआ था कि यहाँ बोला गया है कि स्टेट कैन कैरी आउट एन एक्सरसाइज विच कैन इम्पैक्ट पर्सन्स प्राइवेसी बट थ्रू ए लॉ ओनली। मतलब किसी नियम के थ्रू, किसी लॉ के थ्रू ही आप कोई भी एक्सरसाइज करा सकते हैं जो किसी पर्सन, किसी इंसान की प्राइवेसी का उल्लंघन करता हो। वो देखिए यहाँ पर यही मामले को लेकर बाद में यहाँ पर राय दी गई कि भाई ये मामला जो ये सर्वे हो रहा है ये किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे कलेक्टिव डेटा पब्लिश किए जाएंगे, कोई इंडिविजुअल का डेटा पब्लिश नहीं किया जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये राय दी, इन्होंने पुट्टास्वामी केस की यहाँ पर यहाँ पे इसको रेफरेंस दिया। यह कहना यह है कि यदि किसी की प्राइवेसी का आप कुछ उस पर इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से बिल पास करना पड़ेगा। और बिल पास करने के मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास किया जाएगा, उसके बाद ही प्रॉपर तरीके से ऐसी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, मतलब केवल कैबिनेट के डिसीजन से ऐसी एक्सरसाइज नहीं किया सकती, ऐसा इनका कहना था। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा कोई निजता का उल्लंघन हो नहीं रहा है, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। नाउ लुक एट दिस वन। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इनका कहना यह था कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है और कोई भी ला ऐसा नहीं है जो इस सर्वे को प्रॉपर तरीके से अलाउ करे, चूँकि 9 जज बेंच के जो द्वारा जो दिया गया फैसला है उसके खिलाफ में आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा इनके द्वारा कहा गया। तो नाउ इसको रिस्पॉन्ड करते हुए बेंच ने काउंसिल से क्या पूछा कि आप ये बताइए कि प्राइवेसी का कौन सा पार्ट यहाँ पर वायलेट होता है, मतलब कौन सी प्राइवेसी निजता का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि उनका कहना यह है कि ये डेटा कोई इंडिविजुअल का डेटा तो पब्लिक नहीं किया जा रहा है, ये क्यूमुलेटिव डेटा पब्लिक किया जाएगा, मतलब सबका डेटा लेकर और उसको इकट्ठा करके पूरी कम्युनिटी का डेटा फिर दिया जाएगा। मतलब ये बताया जाए कि हाँ इस कम्युनिटी की कितनी आबादी है, इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, तो इस तरह का डेटा बेसिकली पब्लिक किया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होता है। इसके अलावा वैद्यनाथ ने, जब उन्होंने पूछा कि कौन सी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, तो वैद्यनाथ ने बोला, जो कि एक सीनियर काउंसिलर, उनका कहना यह था कि यहाँ पे 17 सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक इंडिविजुअल से। तो बेंच ने इसमें बोला कि भाई पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को ये पेनाल्टी तो नहीं दी गई, कोई रिप्लाई नहीं करना चाहता है तो वो रिप्लाई नहीं भी कर सकता है। 17 क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, जरा आप भी चाहें तो देख लेते हैं। लेट मी शो दिस वन टू यू। ये देखिए 17 क्वेश्चन ये थे। परिवार के सदस्य का पूरा नाम, पिता पति का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, उस वर्ष में, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी और आवासीय स्थिति, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी खेतों से मासिक आय। तो यहाँ पे कोई ऐसा डेटा जो है इसमें पब्लिक रिलीज नहीं हो रहा है जो कि यहाँ पे आपकी निजता को उल्लंघन करता हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस मामले को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, पूछा गया कि भाई यहाँ पे कोई यदि रिप्लाई नहीं करना चाहता है तो उसको पेनल्टी तो लगा ही नहीं जा रही है।
नाउ कंक्लूड करते हुए यहाँ पर वैद्यनाथ ने वापस से कहा कि स्टेट जो है निजता को उल्लंघन करता है, कोई नियम बनाए बिना ये इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसने वापस से क्वेश्चनिंग किया। हालांकि इस मैटर को वापस से 21 अगस्त में फिर सुनवाई किया जाएगा, जहाँ पे वापस से वो अपने आर्गुमेंट दे सकते हैं। बिहार की बात करें तो कास्ट सर्वे जो है लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था एंड वाज सपोर्टेड बाय ऑल पार्टीज। हर एक पार्टी ने प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, हर किसी ने सपोर्ट किया। हाँ, ये अलग बात है, इसकी शुरुआत रूलिंग पार्टी के द्वारा किया गया, इसमें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने मिलकर इसमें डिमांड किया, लेकिन बाद में बाकी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया। क्योंकि बैकवर्ड कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा आबादी है पूरे देश में, यदि हम बात करें तो 52% आबादी बोली जाती है। हालांकि वो 1931 सेंसस के डेटा के हिसाब से है। केंद्र सरकार को अभी तक सेंसस कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। 2011 सेंसस में कास्ट का डेटा कलेक्ट किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से डेटा को पब्लिश नहीं किया गया। वैसे भी ओबीसी के नेता बोलते हैं कि भाई यहाँ कुत्ते बिल्ली जानवरों की गिनती होती है, लेकिन हमारी गिनती क्यों नहीं हो रही है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि हमारे देश में ये है कि ओबीसी गिनती करने से कोई दंगा हो जाएगा, तो ऐसा है नहीं। बिकॉज हमारे देश में हिंदू कम्युनिटी कितनी है इसका गिनती करते हो आप, मुसलमान कितना है इसी गिनती करते हो, क्रिश्चियन कितना है इसी गिनती करते हो, और ये गिनती होने से कोई दंगा नहीं हो रहा है। तो भी ओबीसी से ऐसा क्या दिक्कत होती है कि उसकी कम्युनिटी यदि काउंटिंग हो जाएगी तो दंगा हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि ओबीसी थोड़ा जागरूक हो जाएगा, दे विल गेट टू नो दैट कि हाँ एटलीस्ट उनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार अभी तक नहीं मिल रहे हैं। इवनली ऐसा नहीं किसी और राज्य में, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें भी यदि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं प्रॉपर तरीके से, तो मध्य प्रदेश में भी मेडिकल ऑफिसर के रिजल्ट आए। मेडिकल ऑफिसर के रिजल्ट में 14% रिजर्वेशन अभी फिलहाल ओबीसी को दिया गया है। तो 14% सीटें ही लेवल दी गई हैं। अनरिजर्व की जो सीटें हैं उसमें एक आध दो सीटें जो हैं दी गई हैं, बाकी कम ही कम सीटें दी गई हैं। मतलब 14% के आसपास ही इनको सीटें मिल पाई हैं। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में जो डेटा रखा था उसमें बोला था कि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में लगभग 51% है। अब देखिए 51% आबादी को केवल 14% सीटें मिल पाई, मतलब ओबीसी के साथ अपने आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा इनजस्टिस फिलहाल हो रहा है, जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट की आड़ में यहाँ पे उनके साथ अन्याय हो पा रहा है। बिकॉज इंदिरा साहनी केस की जजमेंट को यदि आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए, कंक्रीट डेटा होना चाहिए, और इसी के लिए यहाँ पे बहुत सारे ओबीसी कम्युनिटी के लीडर्स और ओबीसी कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कहना ये है कि केंद्र सरकार इस बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराए, इसमें पता चल पाए कि ओबीसी कितनी आबादी है, उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है, जिससे बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को ले जाया जाए और वहाँ पर जो इंदिरा साहनी जजमेंट है उसको रिवाइज करने की बात की जाए। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने उसके लिए मना कर दिया। हालांकि 2011 में कास्ट का डेटा कलेक्ट किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको रिलीज करने से मना कर दिया। 2021 का सेंसस तो अभी हो नहीं रहा है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने 2021 सेंसस में भी कास्ट सेंसस कराने से मना कर दिया था। नाउ यहाँ पे देखा जाए तो इसी चीज़ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाकी अपोजिशन पार्टी ने भी इसमें सपोर्ट किया, इवनली बीजेपी ने भी सपोर्ट किया, बिकॉज उनके पास भी ले कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि बिहार ने यदि कास्ट सर्वे कराया है तो बाकी राज्यों को भी, जैसे मध्य प्रदेश है या बाकी जो राज्य हैं उनको भी कास्ट सर्वे के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने ज़रूर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे कई लोग कहना ये है कि नहीं, जो सर्वे हो रहा है बिहार में कास्ट सर्वे वो संविधान का उल्लंघन है। वो देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा क्लेरिफाई किया गया है कि देखो सेंसस जो टर्म है, मतलब जिसे बोलते हैं जनगणना, ये तो हमारे संविधान के जो शेड्यूल 7 है उसमें इसका जिक्र किया गया है। हमारे संविधान के जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो लिस्ट 1 है, जो कि केंद्रीय सूची है, यूनियन लिस्ट है, उसमें जो आइटम नंबर 69 है इसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया। मतलब सेंसस किसका सब्जेक्ट है, सेंसस केंद्र का विषय है और केंद्र ही इसमें कोई नियम बना सकता है, केंद्र ही सेंसस करा सकता है। तो ऐसा ये बोला गया कि केंद्र का ही प्रेरोगेटिव है कि सेंसस को कराए। बट इनका कहना ये है, हाई कोर्ट का कहना ये है कि इसका मतलब ये नहीं किसी राज्य सरकार को इससे रोक दिया जाए कि वो कोई भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं किसी वेलफेयर स्कीम को चलाने के लिए या कोई भी ऐसा पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए, तो वो राज्य सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। मतलब यहाँ पे ज़रूर लिखा है कि केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा प्रोविज़न कहीं लिखा है। इसलिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो डेटा कलेक्ट कर रही है वो कौन से नियम के अंतर्गत कर सकती है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखा है तो इसके अंतर्गत जस्टिफाई हो जाता है ये सर्वे। मतलब कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 आपको अलाउ करता है कि यदि आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक
आई मीन कम्युनिटी का आप प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे और भी आर्गूमेंट किए गए, जैसे कि जो जजमेंट है हाई कोर्ट का उसको भी बेसिकली चैलेंज करने के लिए कुछ पटिशनर हैं, इनका जो नालंदा रेजिडेंट है इनका नाम है अखिलेश कुमार, और साथ में एक एनजीओ है इसका नाम है एक सोच एक प्रयास। इन्होंने भी सर्वे में अटैक किया। उनका कहना ये है कि प्राइवेसी का उल्लंघन किया जा रहा है, पर्सनल डिटेल्स जो है इकट्ठे किए जाएंगे, रिलीजन, कास्ट, इनकम, सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डाटा जो है लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। वो देखिए, हालांकि मैं कहना चाहता हूँ रिलीजन का डेटा तो ऑलरेडी पब्लिक होता है, सेंसस में ऑलरेडी इकट्ठा किया आता है। कास्ट का डेटा इस बार पब्लिक हो जाएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, जिससे पता चल जाएगा कितनी आबादी किसकी कितनी है। इनकम की बात करें तो इनकम का डेटा तो वैसे भी प्राइवेसी में नहीं आता, बिकॉज देखा है तो बहुत सारे बैंक जो हैं वो आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं डेटा ऑलरेडी हम आप भेज देते हैं, बिकॉज इसके कारण ही बहुत सारे क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज होती हैं वो दिन भर कॉल करते रहते हैं कि यहाँ का आपको आई मीन क्रेडिट कार्ड चाहिए, यहाँ का चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके डेटा, आपका इनकम कितना है, आपकी कैश सैलरी कितनी है, आपकी अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये ऑलरेडी डेटा जो है वो सारे लोगों के पास रहता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि यदि आप कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो भी आपको अपने आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं वो डेटा ऑलरेडी पब्लिक करना पड़ता है। तो इस तरह से पिटिशनर्स ने ऐसी कुछ महत्वपूर्ण आर्गुमेंट किया जिसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य था नहीं। फाइनली यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी तरह से स्टे नहीं लगाएंगे। सर्वे की बात करें, सर्वे का मुख्य पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि मोर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑन द ग्राउंड्स दैट करंट कोटा आर नॉट प्रोपोर्शनेट, मतलब जो करंट कोटा अभी बैकवर्ड क्लास को दिया गया है वो उचित नहीं है, और ये सर्वे का मुख्य पर्पस ये है कि उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य बेसिकली ये है। तो कहीं ना कहीं 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिला है एज ऑफ नाउ केंद्र में, उसको रिवाइज किया सकता है, उसके लिए ज़्यादा रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट की जा सकती है। जब हमारे पास सर्वे का कंक्रीट डेटा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें नए डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेंगे। बाकी राज्यों को भी इसकी शुरुआत करना चाहिए, स्पेशली मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रेजेंट सरकार है उसकी बहुत ज़्यादा मंशा नहीं कि ओबीसी को आरक्षण मिले। हालांकि शिवराज सिंह चौहान क्लेम करते हैं कि ओबीसी कम्युनिटी के ही नेता हैं तो वो ओबीसी का पक्ष रखना चाहेंगे, लेकिन डीप डाउन इनसाइड यदि हम बात करें, कहने का मतलब है कि बोल बच्चों तो चल रहा है लेकिन जो एक्शंस हैं उसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ओबीसी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा भला चाहते हो। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि अपने राज्य में कास्ट सर्वे को अनाउंस कर देना चाहिए, एंड दैट्स द नीड ऑफ द आवर। बाकी जो पार्टी आ रही हैं उनको भी इसकी तरफ स्टेप लेना चाहिए। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।